अगला टॉपिक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पहला है COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से यह UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र COP28 था। सुल्तान अहमद अल जाबेर को दुबई में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। किसे? सुल्तान अहमद अल जाबेर को। COP28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉक टैक पर सहमति बनी। वैश्विक स्टॉक टैक एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति के आकलन में सक्षम बनाती है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी। 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में, ताकि वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने में योगदान हेतु सभी देशों में सर्वसम्मत समझौता करने का आह्वान किया गया है। वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को न्यूनतम 11,000 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2% से दोगुना कर 4% से अधिक करने का भी आह्वान किया गया है। विश्व बैंक की देखरेख में एक हानि एवं क्षति कोष लॉस एवं डैमेज फंड बनाया गया, जिसकी प्रतिबद्धता COP27 के दौरान मिस्र में ही की जा चुकी थी। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे विकासशील देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से इस कोष की स्थापना की गई है। COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा ग्लोबल कूलिंग प्लेज इसमें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं, जो वर्ष 2050 तक वर्ष 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जनों में न्यूनतम 68% तक की कटौती करने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। COP28 में यह घोषणा की गई कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2050 तक बढ़ाकर 3 गुना किया जाए। COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP23 के ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 की मेजबानी की पेशकश की गई है। यदि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ताओं से इस पेशकश पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह वर्ष 2002 के बाद दूसरा COP होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका मतलब एक बार 2002 में हो चुका है। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस को
जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस स्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। इस अलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। भारत सहित कुल 11 देश, जिसमें भारत, मिस्र, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका इनमें शामिल हैं। 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टेक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टेक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र की क्षमता 2 गीगावाट है। COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में किया जाएगा, जबकि COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य ब्राज़ील में प्रस्तावित है। COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा और COP30 का आयोजन 2025 में मध्य ब्राज़ील में किया जाएगा। COP5 मिनीमाता अभिसमय पर 5वीं बैठक है। ये COP5 मिनीमाता अभिसमय पर 5वीं बैठक है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में पारे यानी कि मरकरी पर मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक फिफ्थ मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में आयोजित COP5 की अध्यक्षता क्लाउडिया डुमित्रू द्वारा की गई, जो रोमानिया देश से संबंधित हैं। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए COP5 में 23 निर्णय अपनाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं। पहला, बैटरियों, स्विचों, रिले और फ्लोरेसेंट लैंप, जिन्हें CFL में कहते हैं, में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा समाप्त करने हेतु नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। दंत मिश्रण यानी कि डेंटल अमलगम को वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2025 तक चरणबद्ध रूप से सौंदर्य प्रसाधनों कॉस्मेटिक्स में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा वर्ष 2025 के बाद सौंदर्य प्रसाधनों में पारे का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। 7 साल की वार्ता के बाद पार्टियों ने पारे या पारा यौगिकों से दूषित अपशिष्टों में पारे की कुल सांद्रता की सीमा 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। मिनीमाता अभिसमय के अंगीकरण की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मिनीमाता फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक एंड्रयू लेविटास हैं। मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक COP6 चिली की अध्यक्षता में 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य जेनेवा में आयोजित की जाएगी। COP6 की अध्यक्षता ऑसवाल्डो पैट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी, यानी कि COP6 चिली की अध्यक्षता में जेनेवा में आयोजित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता करेंगे ऑसवाल्डो पैट्रिसियो अल्वारेज पेरेज। पारे पर मिनीमाता अभिसमय। पारे पर मिनीमाता अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, जिसका उद्देश्य पारा यानी कि मरकरी और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस संधि को वर्ष 2013 में अपनाया गया तथा यह 16 अगस्त 2017 को लागू हुई। भारत मिनीमाता अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2018 में मिनीमाता अभिसमय का अनुसमर्थन
रेटिफिकेशन किया था। वर्तमान में 12 जनवरी 2024 तक पारिपर मिनीमाता अभिसमय के कुल 128 देश हस्ताक्षर करता है तथा 147 देश इसके पक्षकार हैं। अगला टॉपिक है इसमें GPAI शिखर सम्मेलन 2023। 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद का अध्यक्ष लीड चेयर है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया। GPAI परिषद काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर्स पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया। GPAI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई। GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं जिनमें 14 देश यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी है, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त OECD GPAI में स्थायी पर्यवेक्षक परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। GPAI के शिखर सम्मेलन। पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 को हुआ कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2021 को हुआ पेरिस, फ्रांस में। और तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2023 को हुआ टोक्यो, जापान में। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन अगला टॉपिक है इसमें। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1 और 2 नवंबर 2023 को यूके के ब्लैचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देशों तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन में ब्लैचले घोषणा पर हस्ताक्षर किया। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत AI सिस्टम, जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिमों एवं लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। ब्लैचले घोषणा फ्रंटियर AI जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है और यह विश्व के प्रमुख AI प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संस्थान वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी को लॉन्च किया गया। यह संस्थान AI के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। ज्ञातव्य है कि ब्लेचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था। कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है, का उपयोग यूके के बकिंघम शायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एवं उनके जनरलों के बीच लॉरेंज कूट लिखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था।
इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों को भारत की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ज्ञातव्य है कि भारत में 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई है। दक्षिण कोरिया अगले 6 महीने के भीतर एक मिनी वर्चुअल AI शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी को होस्टिंग करेगा। अगला टॉपिक है 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट। 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल में 26 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य 3 बेसिन शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द 3 बेसिन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2021 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में ही किया गया था। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के केंद्रीय विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो के राष्ट्रपति द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों व संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। 3 बेसिन कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। इन 3 बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं 3 बेसिन के अंतर्गत आती है। अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। यह ब्राज़ील सहित दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है, जिसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरिनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, फ्रेंच गुयाना और गुयाना शामिल हैं। कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के दूसरे सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विश्व के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का 6% हिस्सा अवस्थित है। यह मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ है, जिनमें कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक शामिल हैं। बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो एशिया के 2 उप क्षेत्रों बोर्नियो द्वीप तथा मेकांग नदी क्षेत्र में विस्तृत है। अगला टॉपिक है G77 शिखर सम्मेलन। 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना, क्यूबा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम था वर्तमान विकास चुनौतियाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन था। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। G77 का आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में युगांडा में आयोजित होगा। 2024 में G77 का आगामी शिखर सम्मेलन युगांडा में आयोजित होगा। ध्यातव्य है कि पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1964 में G77 के गठन के पश्चात भारत ने ही पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी।
G77 ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। ध्यातव्य है कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में G77 के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है। चीन के अनुसार वह G77 का सदस्य नहीं है, बल्कि मात्र इस समूह के मिशन का समर्थक है। G77 विश्व की लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय है कि भारत भी G77 का सदस्य है। भारत इसका सदस्य है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 अगला टॉपिक है। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगातार 200 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 एवं संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा, हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों गेस्ट कंट्रीज के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा UAE को आमंत्रित किया था। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD तथा क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NEPAD तथा आसियान के अध्यक्ष के अतिरिक्त अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा ISA, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा एशियाई विकास बैंक ADB को आमंत्रित किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम आउटकम्स के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। G20 के नेता G20 महिला मंत्री स्तरीय G20 वुमेन्स मिनिस्ट्रियल का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह वर्किंग ग्रुप के गठन पर सहमति हुई। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य है। अफ्रीकी संघ जो है अब G20 का स्थायी सदस्य बना। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ AU अफ्रीकन यूनियन G20 समूह का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बन गया। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट रीजनल ब्लॉक है। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तक अफ्रीकी संघ G20 की बैठकों में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनवाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शामिल होता रहा है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इस संगठन को आधिकारिक रूप से वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजाली आसौमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा UAE के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है।
इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह, सेंट्रल रिपोजिटरी और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। GBA सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं। अमेरिका 52%, ब्राज़ील 30%, भारत 3% का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग कंजप्शन में लगभग 81% का योगदान है। भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित हुआ। उल्लेखनीय है कि IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। IMEC एशिया, अरब की खाड़ी, अरेबियन गल्फ एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। IMEC का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों से मिलकर होगा जो निम्नवत हैं। पूर्वी गलियारा ईस्ट कॉरिडोर, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा, और उत्तरी गलियारा नदर्न कॉरिडोर, यह गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें पत्तनों पोर्ट्स के माध्यम से संबंध एक रेल मार्ग होगा जो यूरोप, मध्य पूर्व एवं एशिया को आपस में जोड़ेगा। यह एक विश्वसनीय एवं सस्ता सीमा पारीय पोत से रेल पारगमन नेटवर्क, शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क उपलब्ध कराएगा जो वर्तमान समुद्री एवं सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के रूप में होगा। इससे भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का पारगमन सुनिश्चित होगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गैवल सौंप दिया। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित होगा। भारत की G20 अध्यक्षता। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के केंद्रीय विषय यानी कि थीम पर आधारित है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका थीम था। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सैफ्रॉन, सफ़ेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन नेक्स्ट टॉपिक है। 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ
ग्रोथ। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंप दी गई। स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा, वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता enhancing connectivity and resilience नामक विषय पर केंद्रित रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 18वां ईस्ट एशिया समिट में प्रतिभाग किया। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 वार्ता भागीदारों, डायलॉग पार्टनर्स तथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस तथा अमेरिका ने भाग लिया। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य है तथा वह इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, जो कि तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। दिल्ली जो है वो तिमोर लेस्ते की राजधानी है। यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया से देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की याद दिलाता है। अगला टॉपिक है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019 के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला ऐसा ब्रिक्स सम्मेलन था जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से इन पर्सन प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि पिछले लगातार 3 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किए गए थे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भी प्रतिभाग किया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा पत्र, जोहान्सबर्ग सेकंड डिक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान एक ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे, ब्रिक्स स्पोर्ट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क के विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इस समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की घोषणा की। ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई।
ये 6 सदस्य हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं यूएई। इन 6 देशों में से अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य फुल मेंबर बन गए। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अब इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है और ये 6 सदस्य और हैं जो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई हैं। तो यहाँ पे अर्जेंटीना को छोड़ दिया जाए तो शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्णकालीन सदस्य फुल मेंबर बन गए हैं, अर्जेंटीना को छोड़कर। ज्ञातव्य है कि अर्जेंटीना ने नए राष्ट्रपति जैवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव दिया। ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का प्रस्ताव दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के मध्य पारंपरिक औषधि के भंडार रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में कजान, रूस में आयोजित होगा। 23वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 23वां SCO शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया। SCO के पर्यवेक्षक देशों ऑब्जर्वर स्टेट यथा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी प्रतिभाग किया। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बन गया। ईरान जो है वो SCO का 9वां सदस्य देश बन गया। इसके अतिरिक्त SCO के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा MOO मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लाइजेशन हस्ताक्षरित किया गया। बेलारूस द्वारा SCO की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित SCO शिखर सम्मेलन तक पूर्ण हो जाएगी। वर्ष 2024 में SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा। वर्ष 2024 में SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा। अगला टॉपिक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। पहला है इसमें क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए PM। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड में आम चुनाव 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुए। वर्ष 2023 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पराजित हुई। वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड में संपन्न आम चुनावों के लगभग 6 हफ्ते पश्चात नेशनल पार्टी ACT, न्यूजीलैंड पार्टी और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के मध्य 24 नवंबर 2023 को एक नई गठबंधन सरकार के गठन हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है।
समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंसेंट पीटर्स 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग फर्स्ट हाफ में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जबकि एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी के नेता डेविड सेमोर कार्यकाल के द्वितीय भाग सेकंड हाफ में न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला टॉपिक है इसमें डैनियल नोबोआ एक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। डैनियल नोबोआ 23 नवंबर 2023 को डैनियल नोबोआ ने एक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। नोबोआ एक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वेरोनिका आबाद रोजस राजनीतिक व व्यावसायिक महिला ने एक्वाडोर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। वेरोनिका आबाद रोजर ने एक्वाडोर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये राजनीतिक और व्यवसायी महिला हैं। इसमें अगला है डैनियल नोबोआ एक्वाडोर के सबसे युवा, इनकी एज है 36 वर्ष, 36 वर्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। साथ ही एक्वाडोर के इतिहास में जुआन जोस फ्लोरेंस के बाद दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उल्लेखनीय है कि जुआन जोस फ्लोरेंस 1830 ईस्वी में 29 वर्ष की आयु में एक्वाडोर के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है इसमें श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री 22 अगस्त 2023 को फ्यू थाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। थाविसिन ने थाईलैंड के 30वें पीएम के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। अगला टॉपिक है पैराग्वे के नए राष्ट्रपति। 15 अगस्त 2023 को सैंटियागो पेना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। सैंटियागो पेना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री पेना नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता हैं। उल्लेखनीय है कि पैराग्वे में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 30 अप्रैल 2023 को चुनाव संपन्न हुए थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री 9 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के निवर्तमान सरकार का कार्यकाल निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत नेशनल असेंबली के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 अगस्त 2023 निर्धारित थी। अगले आम चुनाव 8 फरवरी 2024 को प्रस्तावित के आयोजन तक अनवर उल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है इसमें नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023। 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्यादेवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023। 2 मार्च 2023 को वियतनाम में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023। 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले
टिनुबू 36.6% मत प्राप्त कर विजयी रहे। 29 मई 2023 को टिनुबू ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मैनुएला रोकाबोटे। अगला है बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023। 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023। फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने निकोस एनास्तासियादेस का स्थान लिया। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स राष्ट्रपति चुने गए हैं साइप्रस के। अगला है चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव 2023। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावले विजयी रहे। पेट्र पावले 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इन्होंने मिलोस जेमेन का स्थान लिया। पेट्र पावले चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने मिलोस जेमेने का स्थान लिया। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं अगला टॉपिक है इसमें, और इसमें पहला है चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय की उत्पत्ति हुई। वर्ष 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान था। 15 जून 2023 को इस चक्रवात ने सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल किया। सौराष्ट्र एवं कच्छ के पार्ट में इसने लैंडफॉल किया। इस चक्रवाती तूफान का कुल जीवन काल 13 दिन एवं 3 घंटा रहा। उल्लेखनीय है कि अरब सागर के ऊपर मानसून के दौरान अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म श्रेणी के चक्रवातों का औसत जीवन काल 6 दिन एवं 3 घंटा है। स्पष्ट है कि बिपरजॉय का जीवन काल अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफानों के औसत जीवन काल के 2 गुने से भी अधिक था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बिपरजॉय वर्ष 1977 के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था। बंगाली भाषा में बिपरजॉय का अर्थ है आपदा, कैलामिटी आदि होता है, आपदा होता है। अगला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगला चक्रवात है फ्रेडी। 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है फ्रेडी, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर जो कि अफ्रीका तट पर है लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया तथा रीयूनियन द्वीप पर देखा गया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। यह अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक 34 दिनों तक रहने वाला चक्रवात लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है।
नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिण गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी होने का रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसा सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबद्ध पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की कुल मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर वेरी इंटेंस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया।